तो आज के टाइम $1 84 रुपये के बराबर है। पर ये बैठ के डिसाइड कौन करता है कि कौन सी करेंसी की वैल्यू क्या होगी? क्यों $1 1 रुपये के बराबर नहीं? और ऐसा क्या हुआ कि US डॉलर को ग्लोबल करेंसी के रूप में स्वीकार कर लिया गया और सभी देश इसे क्यों मान रहे हैं? US ने ऐसा क्या किया कि अगर आज मान लो इंडिया और जापान के बीच में ट्रेड करना है तो इंडिया की करेंसी पहले कन्वर्ट होगी US डॉलर में और US डॉलर में पेमेंट होके जापान को मिलेगी, तब जाके जापान उस US डॉलर को उनकी करेंसी यानी कि जो जापानीज येन है उनमें कन्वर्ट कर सकेगा। तो ये लोचा क्या है, आज इसी को अच्छे से समझेंगे। ये पार्ट 2 है, इसका फर्स्ट पार्ट इस वीडियो से डायरेक्टली कनेक्टेड है, जहां मैंने बताया कि ये ऐसी क्या सिचुएशन बनी कि पेड़ की छाल से बना हुआ नोट का टुकड़ा, इसके लिए लोग दुकानों में ऑफिसेस में जाके 8-8 10-10 घंटे काम करने लगे। इन सारी चीज़ों का जवाब सिर्फ एक ही चीज़ में है कि ये पैसा है क्या और इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये क्या है, ये क्यों और कैसे आया और आखिर इसका जन्म कैसे हुआ। इन सभी सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। आप चाहो तो वो वीडियो इससे पहले या बाद में देख सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। आज का ज्ञान स्टार्ट करते हैं। अब गवर्नमेंट के वादे पर लोगों ने तो कंट्री के अंदर पेपर मनी में ट्रेड करना शुरू कर दिया, लेकिन जब कंट्री के बाहर ट्रेड करना है तो उसमें क्या होगा? मान लो जब US और इंडिया जब आपस में ट्रेड करेंगे तो किस में ट्रेड होगा? अगर आप US से कुछ खरीदने जाओगे तब उनसे सामान खरीदने के बाद आप क्या कहोगे? ये नोट है, इसे हम रुपीज़ बोलते हैं और इसमें हम आपको वचन देते हैं। तो वो क्यों मानेगा? और ऐसे ही हम भी उनके डॉलर को क्यों लेंगे? और मान लो अगर हम उनकी करेंसी ले भी ले तो उस करेंसी का हम करेंगे भी क्या? क्योंकि पैसा तब पैसा बनता है जब उसकी एक्सेप्टेंस हो। उस टाइम हर कंट्री के सामने यही प्रॉब्लम थी। तब एक भी करेंसी ऐसी नहीं थी जिस पे हर कंट्री को विश्वास हो। अब मान लो आपने US से ट्रेड करके US डॉलर ले आए, अब आपको ज़रूरत है रशिया से ट्रेड करने की, तो अब रशिया कह रहा है कि हम US डॉलर नहीं लेंगे। अब उस समय ये हुआ कि US डॉलर सिर्फ US में ही ट्रेड करने के काम आएगा, क्योंकि कोई भी करेंसी ऐसी नहीं थी कि सबको विश्वास हो। लेकिन उस टाइम पे एक चीज़ अच्छी थी, हर कंट्री को गोल्ड और सिल्वर पे ट्रस्ट था, लेकिन इतना गोल्ड और सिल्वर को इधर उधर ले जाना इतना आसान नहीं था। यही तो दिक्कत थी जिसके कारण पेपर मनी आई थी। अब क्या बैक टू द ज़ीरो? नहीं, इस चीज़ का सोल्यूशन निकालने के लिए लाया गया गोल्ड स्टैंडर्ड। इसमें कंट्री की करेंसी को गोल्ड से अटैच कर दिया गया। तो ये अटैच करने का क्या मतलब, एक सिचुएशन से समझते हैं। मान लो इंडिया ने अनाउंस किया कि 10 ग्राम गोल्ड की वैल्यू 2000 रुपये है। मतलब कि अगर कोई 2000 रुपये लेके आएगा तो उसके बदले उसको 10 ग्राम गोल्ड मिल जाएगा, और अगर ऐसे ही कोई 10 ग्राम गोल्ड लेके आएगा तो उसके बदले उसको 2000 रुपये मिल जाएंगे। और ऐसे ही US ने भी अनाउंस किया कि 10 ग्राम गोल्ड की वैल्यू $200 है। तो इसका मतलब $200 10 ग्राम गोल्ड के बराबर है और 2000 रुपये वो भी 10 ग्राम गोल्ड के बराबर है। तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली 200 जो डॉलर है वो 2000 रुपये के बराबर है। और मैथ करोगे तो $1 की वैल्यू जो हो जाएगी वो 10 रुपये के बराबर। उसके बाद जब दोनों कंट्रीज ट्रेड करने गई तो उन दोनों को एक दूसरे की करेंसी से कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ को पता था कि ट्रेड करके जो करेंसी आ रही है उसको कभी भी गोल्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम जो ट्रेड करके करेंसी इकट्ठा कर रहे हैं, पता चले वो करेंसी जब हम गोल्ड में बदलने जाए तो उस कंट्री के पास हो ही ना। इसलिए इस प्रॉब्लम से बचने के लिए ये रूल बनाया गया है कि एक कंट्री उतने ही नोट प्रिंट कर सकती है जितना उसके पास गोल्ड है, ताकि अगर कोई कंट्री करेंसी वापस करके गोल्ड लेना चाहे तो पर्टिकुलर कंट्री गोल्ड देने की पोजीशन में हो। और ऐसा करके कंट्रीज़ ने आपस में ट्रेड करना शुरू कर दिया। एक्चुअल में गोल्ड से ही ट्रेड हो रहा था, बस करेंसी एक मीडियम यानी माध्यम था। अब आप कहोगे कि गोल्ड स्टैंडर्ड वाला जो सिस्टम था ये इतना अच्छा था तो इसे हटाया क्यों गया, और हटाया भी गया तो डॉलर को बेस क्यों बनाया गया? अब कहानी इंटरेस्टिंग होने वाली है, ध्यान देना। देखिए जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ तो
तो कंट्रीज़ को अपना अस्तित्व बचाने के लिए बल्क में हथियार खरीदने पड़े और इतनी बड़ी क्राइसिस हुई कि सारी कंट्रीज़ को गोल्ड के बेसिस पे जो करेंसी थी उनसे हथियार खरीदने पड़े और धीरे धीरे गोल्ड यूएस के पास जाने लगे क्योंकि यूएस मेन एक्सपोर्टर था हथियारों का। ये जो वॉर लड़ने का जुनून था उससे कंट्री बाय कंट्री पैसा और गोल्ड सारा ख़त्म किया। जब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुआ तो कंट्रीज़ इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही थी और जब गोल्ड ही नहीं है कंट्रीज़ के पास जो बेस है ट्रेड का, तो ट्रेड होगा कहाँ से और करेंसी कहाँ से प्रिंट होगी। इस टाइम तक मैक्सिमम गोल्ड यूएस के पास पहुँच गया था, लेकिन धीरे धीरे फिर भी कंट्रीज़ अपनी कैपेसिटी में ट्राई कर रही थी अपनी इकोनॉमी को संभालने की। तब तक फिर से वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाती है। ये हिस्ट्री की सबसे एक्सपेंसिव वॉर थी। इस बार कंट्रीज़ लिटरली कर्जे में डूब चुकी थी और यूएस ने इस टाइम हथियारों को जमकर एक्सपोर्ट किया। यूएस का गोल्ड रिजर्व आसमान छू रहा था और दुनिया का 80% गोल्ड यूएस के पास था। वही दूसरी तरफ बाकी कंट्रीज़ कर्जे में थी। ऐसे केसेस में गोल्ड स्टैंडर्ड यानी कि गोल्ड को करेंसी से लिंक करके जो ट्रेड होता था वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था क्योंकि कंट्रीज़ गोल्ड के बिहाफ पे नोट छाप के ट्रेड कर रही थी और जब गोल्ड ही नहीं है तो ट्रेड कहाँ से हो पाएगा और जब ट्रेड ही नहीं होगा तो कमाई कैसे होगी एक कंट्री की। इसको लेके कंट्रीज़ मीटिंग करती है 1944 में, जिसे ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस कहते हैं। इस मीटिंग में 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है जो कि IMF और IBRD थी। IBRD का काम था जो कंट्रीज़ वॉर में ख़त्म हो गई है उनकी मदद करे, उनको रिबूल्ड करके इकोनॉमी स्टेबल करे। आज की डेट में इसे वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है और IMF का पर्पस था कंट्रीज़ आपस में ट्रेड कर सके। आज की डेट में अगर कोई कंट्री इकोनॉमिकली फंसती है तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करती है। तो ये जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस थी, इस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि बाकी कंट्रीज़ के पास गोल्ड नहीं है, तो एक काम ये हो सकता है कि कंट्रीज़ गोल्ड की जगह US डॉलर में ट्रेड करें। पर US डॉलर में ही क्यों, बाकी करेंसी में क्यों नहीं? क्योंकि US एकलौती कंट्री थी जिसके पास इतना गोल्ड था कि वो US गोल्ड के वैल्यू के डॉलर बना के ऑल ओवर वर्ल्ड में सर्कुलेट कर सकती है। और सेम डे US ने ये भी अनाउंस किया कि US डॉलर को कोई भी हमारे पास लाके गोल्ड ले सकता है या फिर गोल्ड लाके US डॉलर ले सकता है। अब इससे हुआ ये कि हर कंट्री किसी ना किसी रिसोर्स में अच्छी रहती थी, तो वो यहाँ US के साथ एक्सपोर्ट करके वो अपने डॉलर के रिज़र्व बढ़ा सकती है। और डॉलर के रिज़र्व होना यानी कि गोल्ड के रिज़र्व होना जो वो कंट्री कभी भी कन्वर्ट कर सकती है। ये एक तरीके से बन गया ट्रेड करने का, साथ ही साथ अपनी इकोनॉमी सुधारने का। ऐसा करके US एक तरीके से हर कंट्री की रिज़र्व करेंसी बन गया था। हर कंट्री के पास डॉलर के रिज़र्व हो गए और एक तरीके से ग्लोबल करेंसी की तरह काम करने लगी। अब इसमें हुआ ये कि वियतनाम वॉर स्टार्ट हो गई US के साथ और उसमें US की इकोनॉमी भी डिप करी। US ने गोल्ड के रिज़र्व के कंपैरेटिवली ज़्यादा डॉलर प्रिंट किए और उधर बाकी कंट्रीज़ की भी इकोनॉमी सुधर रही थी। 1965 में जो फ्रांस के प्रेसिडेंट थे उन्होंने अपनी नेवी भेजी और US को डॉलर देके शिप के रास्ते से गोल्ड वापस ले आए और बाकी कंट्रीज़ ने भी यही चीज़ फॉलो की। और अमेरिका ने गोल्ड की वैल्यू से ज़्यादा डॉलर्स प्रिंट कर रखे थे जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में घूम रहे थे। तो US का गोल्ड रिज़र्व बहुत तेज़ी से कम हो रहा था और उसकी इकोनॉमी गिर रही थी। 1971 में US के प्रेसिडेंट निक्सन ने डॉलर को गोल्ड के लिंक से हटा दिया। इसका मतलब गोल्ड को डॉलर से और डॉलर को गोल्ड से कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसको निक्सन शॉक भी बोला जाता है। पूरी दुनिया के लिए ये बहुत बड़ा झटका था, लेकिन सारी कंट्रीज़ के रिज़र्व डॉलर में थे, तो कंट्रीज़ की मजबूरी बन गई थी डॉलर्स में ट्रेड करना और डॉलर ग्लोबल करेंसी के रूप में सामने आई। अब बात यह है कि किसी करेंसी की वैल्यू ज़्यादा और किसी करेंसी की वैल्यू कम क्यों होती है, ये डिसाइड कौन करता है। 1947 में जब $1 1 रुपये के बराबर था, तो आज की डेट $1 बराबर है 84 रुपये के। तो ऐसा क्यों हो गया? देखिए, डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पे। हर कंट्री की अपनी एक करेंसी होती है। अगर आपको किसी कंट्री का सामान या सर्विस लेनी है तो आपको उस पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी में ख़रीदना होगा।
जब आप उस कंट्री में विज़िट करते हैं तब आप पहले एक्सचेंज से अपनी करेंसी चेंज करवाते हैं, उसके बाद वहाँ से कुछ खरीद पाते हैं। इनफैक्ट जब आप ऑनलाइन यूएस या यूरोप का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो पहले आपको यूएस डॉलर या यूरो खरीदने होते हैं, उसके बदले में अपने इंडियन रुपीस देने होते हैं, जिसे हम एक्सचेंज बोलते हैं। फिर आप खरीद पाते हैं कोई सामान। ये चीज़ आपको इसलिए नहीं पता चलती क्योंकि बैकएंड में बैंक आपके लिए ये सब कुछ कर रहा होता है। तो जो कंट्री सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाती है, जिसकी रिसोर्सेस एंड सर्विसेज की ज़्यादा डिमांड है बाकी कंट्रीज़ में, उस कंट्री की करेंसी की वैल्यू ज़्यादा होती है, क्योंकि बाकी कंट्रीज ज़रूरत के वजह से अपनी करेंसी देके उस कंट्री की करेंसी खरीदती है। इसका मतलब ये हुआ कि उस पर्टिकुलर कंट्री की डिमांड बढ़ जाती है, और जब डिमांड बढ़ जाती है उस करेंसी के रेट ऊपर जाएंगे। अगर एक मोबाइल इंडिया के अंदर 10,000 रुपये का है और एग्जैक्ट सेम ब्रांड के मोबाइल यूएस में $20,000 का है और हमें एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करना है, तो उसका सिंपल तरीका यही है, 10,000 डिवाइडेड बाय 20,000 कर दोगे। और इन एक्सचेंज के भी टाइप होते हैं, और ये जो मैंने मोबाइल वाला एग्जांपल बताया इसे कहते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज, जहाँ डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे रेट चेंज होते हैं। ये जो एक्सचेंज है यही मेजॉरिटी दुनिया में है। दूसरा होता है फिक्स एक्सचेंज। कुछ कंट्रीज़ आपस में ही एक्सचेंज रेट फिक्स कर लेती है, डिमांड एंड सप्लाई से इसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे सऊदी और यूएस के बीच में फिक्स रहता है, $1 बराबर रहता है 3.75 सऊदी रियाल के बराबर। तीसरा होता है मैनेज एक्सचेंज, जिसमें एक रेंज होती है कि मान लीजिए अगर 5 से 8 की रेंज सेट कर दी तो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे रेट चेंज होगा, लेकिन ना तो 5 से कम जाएगा और ना ही 8 से ऊपर जाएगा। तो आज आपने देखा यूएस डॉलर को ग्लोबल करेंसी क्यों बोला जाता है, और $1 1 रुपये के बराबर नहीं है। लेकिन जब गवर्नमेंट जितना चाहे उतने पैसे प्रिंट कर सकती है, तो क्या हो अगर मोदी जी आज रात 8 बजे नेशनल टीवी पे आके कहे कि मित्रों, आज रात 12 बजे से सभी देशवासियों के बैंक खाते में 100 करोड़ रुपए डाल दिए जाएंगे। इससे तो गरीबी हट जाएगी। तो गवर्नमेंट ऐसा करती क्यों नहीं है? नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आई हो तो एक लाइक कर दो और सब्सक्राइब करके इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करो। और हाँ, अगर इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो देख लो, बस 5-7 मिनट का ही है। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।